हेलो दोस्तों, स्टडी जीके में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सितंबर 2024 के दूसरे सप्ताह का करंट अफेयर। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है? देखिए, पोर्ट ब्लेयर को नया नाम दिया गया है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। अगर बात करें श्री विजयपुरम का, तो सबसे पहली बात यह है कि इसका नाम पड़ा कब था, तो 1788 में 89 ईस्वी में एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे जिसका नाम था आर्चीबाल्ड ब्लेयर। आर्चीबाल्ड ब्लेयर नाम था। ठीक है, तो आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर का नाम पड़ा था। ठीक है, इस बार भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया है। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, यह तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में रही इरूला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्यों में निवास करती है? देखिए, इरूला जनजाति है, ये भारत की एक जनजाति है और बहुत कमजोर आदिवासी जनजाति है। ठीक है, अगर बात करें तो ये रहते कहाँ हैं, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में रहते हैं। ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा तमिल और कन्नड़ है। इसका जुड़ाव मुख्य रूप से कोबरा सांप से है, मतलब ये सांप को पकड़ते हैं, उससे विष निकालते हैं और 80% विष की जो आपूर्ति पूरे भारत में होती है इसी से होती है। तो इरूला जनजाति इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? देखिए, जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई है वह महाराष्ट्र में की गई है। वहां के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी ने आदिवासी समुदाय के लिए एक आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें यह शर्त है कि 80% जो रिजर्वेशन होगा वो जनजातीय समूह का ही होगा। ठीक है, तो जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की है? महाराष्ट्र में की गई, ये इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? देखिए, ये संरक्षण प्रजनन केंद्र मुख्यतः उस पक्षी के लिए किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो गिद्धों का जो संरक्षण 2007 ईस्वी में रेड बुक में इसे सम्मिलित किया गया था, मतलब लुप्त प्राय जन पक्षी में सम्मिलित किया गया था। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैपियरगंज रेंज में इसका एक संरक्षण केंद्र खोला गया है। ठीक है, जहां पर इसका प्रजनन की सुविधा है और इसकी संख्या में बढ़ोतरी होने की विचार किया जा रहा है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ वायु संरक्षण में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? देखिए, प्रथम स्थान की अगर बात करें तो मुख्य रूप से आज तक इंदौर हुआ करता था। इस साल 2024 में प्रथम स्थान हुआ है सूरत को मिला है। देखिए, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक 10 लाख से ज्यादा की जनसंख्या, एक 3 से 10 लाख की जनसंख्या और एक 3 लाख से नीचे की जनसंख्या। तो ये जो सूरत शहर जो सेलेक्ट किया गया है वो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या को सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, अगर 3 से 10 लाख की अगर बात करें तो वो शहर है फिरोजाबाद। ठीक है, और अगर 3 लाख से नीचे की के बारे में किया जाए तो वो है रायबरेली। ठीक है, 3 है। तो अभी मुख्य रूप से पूछा गया कि किस शहर को प्रथम स्थान मिला है, तो वो हो जाएगा आपका सूरत। ठीक है, सूरत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो 2024 का जो उद्घाटन किया गया है यह मुख्य रूप से इसका लक्ष्य सेमीकंडक्टर के उत्पादन के संदर्भ में। अगर बात किया गया प्रेजेंट में, तो भारत में वर्तमान में $150 बिलियन का बाजार है, जो 2030 तक $500 बिलियन का लक्ष्य को रखा गया है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है?
देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है, गुरुग्राम में है। तो ये 101वां सदस्य आपका है नेपाल। नेपाल इसका 101वां सदस्य बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देशों के रूप में सीट ग्रहण किया? देखिए अगर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर हम बात किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मतलब मीटिंग हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था और न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन को सदस्यता दी गई है, पूर्ण सदस्य नहीं दिया गया, उसको एक आमंत्रित किया गया है इस सभा में अपने बात को रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अगर केंद्रीय मत्स्य मंत्री की अगर हम बात करें तो मंत्री का नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जेडीयू के। ठीक है, भुवनेश्वर में रंगीन मछली एक ऐप लॉन्च किया गया है जिस मछली का काम हम लोग घर में सजावटी के रूप में करते हैं, उस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है जिसमें 8 भाषाओं की सुविधा दी गई है। ठीक है, तो किस ऐप को लॉन्च किया गया? रंगीन मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओमान ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजा 5 अभ्यास की मेजबानी की है? ईस्टर्न ब्रिज और अल नजा ये दोनों अभ्यास किया जाता है भारत के साथ। ठीक है, अगर ईस्टर्न ब्रिज की बात करें तो इसका अभ्यास आपको हुआ है ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में, ये ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में। और अगर अल नजा की बात करें तो ये अभ्यास किया गया है ओमान के रेगिस्तानी जगह में, और ये आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर, ये आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर किया गया है, ये थल सेना के लिए, और ये ईस्टर्न ब्रिज ये वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, दोनों भारत के साथ किया गया, भारत और ओमान के बीच। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए ये C-130 है, भारत में 2012 में इसको लाया गया था, जिसकी संख्या 12 थी, जो अभी घटकर 11 हो गई क्योंकि एक नुकसान हो गया। अब ये है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड किसके साथ किया गया? तो ये यूएसए के एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, यूएसए की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, इसके साथ समझौता हुआ है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का इस एयरप्लेन को बनाने के लिए। और इसका काम क्या है? इसका काम सैन्य परिवहन मतलब सेनाओं को सामान पहुंचाने और हवा में ईंधन भरने का काम है। ठीक है, 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर ओडिशा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए अग्नि 4, अभी तो अग्नि 5 भी आ गई है, लेकिन अग्नि 4 की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसका रेंज लगभग 4000 किलोमीटर के पास है। ठीक है, और ये परमाणु हथियार सक्षम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुरुष एकल में 2024 यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता था? देखिए टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा आपका फ्रेंच ओपन है, तीसरा आपका यूएस ओपन है, और 5वां आपका यूके जिसको विंबलडन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 है। तो अभी वर्तमान में आपका यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम हुआ है, और ये सबसे बड़ी किस पर खेला जाता है? ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसके विजेता है जन्निक सिनर। ठीक है, जन्निक सिनर। अब मुझे ये कहाँ से है? ये इटली से है। ठीक है, ये इटली के जन्निक सिनर है। इसके बाद पूछा जाता है कि महिला एकल में किसने जीता था? तो महिला एकल में जीता था आर्याना, महिला एकल में आपका जीता था आर्याना सवालेंका, मरियाना सवालेंका। ठीक है, अच्छा ये कहाँ की है? ये बेलारूस की है, ये बेलारूस की है। और ये जो अभी पुरुष एकल में जीते हैं वो जन्निक सिनर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय पैरा एथलीट ने
पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, यह स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, 12 सितंबर 2024 को कक्षा में पहला निजी स्पेस वॉक किसने पूरा किया था? देखिए, पहला निजी स्पेस वॉक पूरा करने वाले हैं जेरेन इसाक मैन और सारा गिलिस। अब इसमें महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि किसके द्वारा किया गया। ये स्पेस एक्स कंपनी है जो एलन मस्क है, उसके द्वारा इन्हें भेजा गया। किस मिशन के तहत भेजा गया? ये पोलारीडाउन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पोलारीडाउन मिशन के तहत इसे भेजा गया था। इसके अंतर्गत ये सुविधा बनाई गई है कि कोई भी निजी व्यक्ति स्पेस एक्स स्पेस में भेज सकता है। दो व्यक्ति है, एक अरबपति व्यक्ति है जिसका नाम जेरेन इसाक मैन है, ये एक प्राइवेट एयरफोर्स प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम ड्रैकर इंटरनेशनल है। और दूसरा जो सारा गिलिस है वो स्पेस एक्स की इंजीनियर है। दोनों को भेजा गया था स्पेस में, ठीक है। चलिए 16 नंबर, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? देखिए, सबसे अच्छा अब तक का प्रदर्शन रहा है पैरा ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ी का। इसने 29 पदक जीता था, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इससे पहले 2020 में इन्होंने 19 पदक जीता था, ठीक है। अगर अब इससे बात करें कि अगला 2028 कहाँ खेला जाएगा, तो 2028 खेला जाएगा यूएसए के लॉस एंजलिस में। 2032 कहाँ खेला जाएगा, तो वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया? इसे नामित किया गया एक हरविंदर सिंह और दूसरा प्रीतिपाल। देखिए, हरविंदर सिंह के बारे में ये है कि ये पहले धनुषधारी है जिसको हम आर्चर बोलते हैं, जिसने गोल्ड मेडल जीता है। और प्रीतिपाल पहले ट्रैक फील्ड है जिसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल एक ही ओलंपिक में जीती है, ठीक है, दोनों की विशेषता है। तो यहाँ हो जाएगा हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल, जिन्हें समापन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में काम किया। हाल ही में अब्देल मजीद तब्बै ने किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? देखिए, 4 है, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और वियतनाम। देखिए, इन्हें चुना गया है देश अल्जीरिया के लिए, ठीक है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो इसके कैपिटल की नाम है अल्जीरियर्स, इसके कैपिटल के नाम है अल्जीरियर्स। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसके मुद्रा का नाम है अल्जीरियाई दिनार, ठीक है, और भाषा इसमें बोली जाती है अरबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, संसदीय राजभाषा समिति जो होती है इसमें कुल संख्या होता है 30, जिसमें से 20 होता है लोकसभा से और 10 होता है आपका राज्यसभा से, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष और इसकी सबसे पहले शुरुआत किया गया था 1976 में। इसका अध्यक्ष चुना गया अमित शाह का। ये भारत के राजभाषा जो हिंदी है उस पर एक रिपोर्ट जारी करके वो हमारे प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोनों सदनों और राज्यों में घोषित करता है और प्रदर्शित करते हैं या उन्हें बताते हैं। अगला क्वेश्चन, सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति थे? देखिए, सीताराम येचुरी ये काफ़ी नामी व्यक्ति थी। ये भारतीय राजनीतिक के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट थे, ठीक है। इनका जन्म मद्रास में हुआ था। बंगाल में 2005 से लेकर 15 तक ये महासचिव रहे थे। 2005 से लेकर 2017 तक ये राज्यसभा सदस्य रहे थे, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये मार्क्सवादी थे, सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 से 17 तक राज्यसभा सदस्य रहे। जन्म इनका मद्रास में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना किया गया? देखिए, अगर कैंसर दवा की अगर बात करें तो पहले ये था 12%, जिसको घटाकर किया गया है 5%, ठीक है।
इसके साथ ही एक और निर्णय लिया गया है, नमकीन और खाद्य पदार्थों पर पहले था 18% जो घटाकर कर दिया है 12%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है? भारत सरकार ने एक स्वास्थ्य बीमा के किसके अंतर्गत दी है? एक था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसकी शुरुआत की थी 2018 में। ठीक है, इसमें दो सुधार किया गया है कि इसमें एक सुधार किया गया कि अब 70 वर्ष से अधिक के आयु के वरिष्ठ नागरिक को भी इसमें शामिल किया गया, और दूसरा इसमें जो लाभान्वित होंगे वो 5 लाख तक रुपया वार्षिक बीमा ले सकते हैं। ठीक है, इसमें निजी और अन्य वरिष्ठ नागरिक भी लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मंजूरी जो है 5 लाख तक की दे दी गई है। शुरुआत 2018 में हुआ है, याद रखिएगा 2018 भी इम्पोर्टेंट है, 2018 में हुआ था क्योंकि ये बार बार चर्चा होती रहती है। अब 70 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को भी इसमें शामिल किया गया। हाल ही में ब्रिक्स सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो अभी ब्रिक्स की जो भी सभा होती है उसका आयोजन किया जाता है रूस में। 2024 में जो भी होगा वो क्या होगा? रूस में किया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा जानकारी लेते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में और ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 2015 में। दो चीज याद रखना है, हेडक्वार्टर संघाई है। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया? देखिए ये मनाया गया है 7 दिसंबर को। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इसको मनाया गया था 2019 में। ठीक है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया था। तो इसे हर साल मनाया जाता है 7 दिसंबर को। इस बार भारत में राजस्थान के जयपुर में इसको मनाया गया है। ठीक है, अगर बात करें केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री का नाम जो है भूपेंद्र यादव जी, मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भूपेंद्र यादव जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 दिसंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? देखिए प्रजा पालन दिवस जो है ये मुख्य रूप से 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया था और ये एक पुलिस कार्रवाई थी। उसके उपलक्ष्य में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसे प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, प्रजा पालन दिवस। ठीक है, इसके साथ ही वहाँ के विपक्ष के पार्टी BRS, भारतीय राष्ट्र समिति जो बोलते हैं, उसने इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और अगर बात किया जाए केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार ने इसे हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, तो दो बातें मुख्य रूप से ये है कि तेलंगाना सरकार इसे प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार अब तक हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, अच्छा हिंदी दिवस की अगर बात करते किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 343 के 1 में, ये 1950 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, आगे हम चलते। हिंदी किस लिपि में लिखी गई थी? ये सब जानते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अच्छा एक और लिपि है गुरुमुखी लिपि, तो गुरुमुखी दिया हुआ है पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, तमिल लिपि तमिलनाडु का है। तो आज ये करंट अफेयर समाप्त हुआ। इसके साथ ही अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।